आपका पहला नाम आ रहा है नौशादर, और नौशादर का आपका रासायनिक नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और उसका सूत्र हो जाएगा NH4Cl। ओके, नेक्स्ट आ रहा शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस, और ड्राई आइस का आपका रासायनिक नाम हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ओके, नेक्स्ट आ रहा है लूनर कॉस्टिक। लूनर कॉस्टिक का हो जाएगा रासायनिक नाम सिल्वर नाइट्रेट और इसका जो सूत्र है वो है AgNO3। अगला आ रहा है आपके लाल दवा, और लाल दवा का जो रासायनिक नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट होता है और उसका जो फॉर्मूला है वो आपके है KMnO4। ओके, नेक्स्ट आ रहा है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। अगला आ रहा है चूने का पत्थर। चूने का पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। बात करें चिल्ली साल्ट पीटर की, तो चिल्ली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम होता है सोडियम नाइट्रेट और उसका सूत्र होता है NaNO3। अगला आपके आ रहा है बिना बुझा हुआ चूना। दोस्तों इन सभी की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आपके बिना बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। यदि इसके अंदर जल मिला दिया जाए तो वो चूना आपके बुझ जाएगा, मतलब बुझा हुआ चूना हो जाएगा आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट आ रहा दोस्तों जिप्सम। तो जिप्सम का यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 2H2O। यदि यहाँ पे आ जाए दोस्तों आपके POP प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आपके हो जाएगा वहां पे हाफ H2O। ओके, नेक्स्ट आ रहा है आपके नीला थोता। तो नीला थोता हो जाएगा आपके कॉपर सल्फेट यानी CuSO4.5H2O। यहाँ पे 5 है जल के अणु तो वो हो जाएगा आपके बल्यू वाइट्रॉल। नेक्स्ट आ रहा है कास्टिक पोटास। तो कास्टिक पोटास का यहाँ पे रासायनिक नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। ओके, नेक्स्ट है साधारण नमक। साधारण नमक है आपका सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। अगला आ रहा है खाने का सोडा। खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। अगला है यहाँ पे आपके ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर। ओके, तो ये फॉर्मूला भी ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट आ रहा है आपकी फिटकरी जो कि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और उसका रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट और उसका जो फॉर्मूला है आप यहाँ पे देख सकते हो K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। यहाँ पे ध्यान रखना जल के अणु है 24H2O और K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस। ओके, नेक्स्ट है आपकी सिंदूर। सिंदूर का जो रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी HGS। ओके, अगला आ रहा है इंडियन साल्ट पिटर। इंडियन साल्ट पिटर हो जाएगा आपके पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3। अगला है यहाँ पे साल्ट कैक। साल्ट कैक यानी सोडियम सल्फेट Na2SO4। नेक्स्ट आ रहा है धावन सोडा। तो धावन सोडा हो जाएगा आपके सोडियम कार्बोनेट जिसमें होगा आपके Na2CO3.10H2O। यहाँ पे जल के अणुओं का विशेषकर ध्यान रखना। नेक्स्ट आ रहा है बालू रेत यानी सिलिका। सिलिकन ऑक्साइड हो जाएगा SiO2। अगला आ रहा है भारी जल। भारी जल यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड मतलब D2O। ओके, नेक्स्ट है एल्कोहल जो कि यहाँ पे एथेनॉल है एथिल एल्कोहल हो जाएगा C2H5OH। अगला आ रहा है दोस्तों यहाँ पे चीनी, और चीनी का हो जाएगा सुक्रोज है यानी C12H22 और O11। नेक्स्ट आ रहा है लाल सिंदूर। लाल सिंदूर आपके हो जाएगा लेड पर ऑक्साइड यानी PbO2। अगला आ रहा है म्यूरेटिक का अम्ल। दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक का अन्य नाम होता है म्यूरेटिक एसिड और उसका आपका फॉर्मूला हो जाएगा HCl। नेक्स्ट आ रहा है एल्सम लवण। एल्सम लवण होता है मैग्नीशियम सल्फेट का लवण होता है यानी MgSO4 हो जाता है आपके। नेक्स्ट आ रहा है ग्लोबर लवण। ग्लोबर लवण होता है सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4.10H2O। अगला आ रहा है हरा थोथा। हरा थोथा हो जाएगा फेरस सल्फेट यानी FeSO4.7H2O। नेक्स्ट है सफेद थोथा। सफेद थोथा हो जाएगा दोस्तों जिंक सल्फेट यानी ZnSO4.7H2O। अगला आ रहा है आपके सुहागा। सुहागा हो जाएगा बोरेक्स को कहते हैं सुहागा यानी Na2B2O7.10H2O। नेक्स्ट आ रहा है आपके नीला थोथा। कॉपर सल्फेट हो गया CuSO4.5H2O। और यहाँ पे फाइनल आ रहा है फ्रक्टोज या फिर ग्लूकोज। यहाँ पे आपका विटामिन ए की
तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेप्सिन क्या होता है? तो देखिए पेप्सिन एक एंजाइम है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एंजाइम। देखिए यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। और देखिए ये भोजन में प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है। तो आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन हमारे शरीर के अंगों के विकास में सहायक होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है? तो देखिए जो ग्लूकोज होता है, इसका ग्लाइकोजन में परिवर्तन तो यकृत में होता है, लेकिन पूछा गया है कि इसका संग्रह यानी कि ये इकट्ठा यानी कि एकत्र कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यकृत तथा पेशियों में। आपको याद रखना है, जो ग्लूकोज होता है ये एकत्र होता है यकृत तथा पेशियों में, और इसका ग्लाइकोजन यकृत में होता है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए पित्त गहरे हरे या पीले रंग का एक द्रव है जो पाचन में सहायक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, पाचन में सहायक होता है। देखिए यह भोजन को क्षारीय बनाता है। और देखिए इससे संबंधित 2 क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। कौन कौन से? कि पित्त बनता कहाँ पर है और ये एकत्र कहाँ पर होता है। तो देखिए पित्त जो बनता है ये लीवर यानी कि यकृत में बनता है, और ये एकत्र हो जाता है यानी कि जमा हो जाता है पित्ताशय में। तो आपको ये जरूर याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनन क्षमता में कमी होती है। तो देखिए महिलाओं तथा पुरुषों में जनन क्षमता में कमी विटामिन ई की कमी से होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन ई की कमी से। अब देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो टोकोफेरोल होता है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केसीन है। देखिए केसीन हमें दूध में मिलता है जो कि एक प्रोटीन है। अब देखिए कई क्वेश्चन यहाँ से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दूध का उजला रंग किसके कारण होता है? तो दूध का उजला रंग केसीन प्रोटीन के कारण होता है। अब देखिए दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो दूध का पीला रंग कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। तो आपको दोनों याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन डी को। आपको याद रखना है, विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। अब देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। अब देखिए विटामिन डी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो अंडों, मक्खन, सूर्य की धूप तथा मछलियों के लीवर के तेल से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। अब देखिए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बच्चों में रिकेटस रोग हो जाता है यानी कि सूखा रोग हो जाता है, और वयस्कों में ओस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। तो आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, परजीवी प्लाज्मोडियम। ये मलेरिया रोग का प्रमुख कारक होता है जिसकी वजह से मलेरिया रोग होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें लीशमनिया, ये किसका प्रमुख कारक होता है यानी कि इसकी वजह से कौन सा रोग होता है? तो इससे काला जार होता है। और यहाँ पर बात करें विब्रियो कोमा, इसकी वजह से कौन सा रोग होता है? तो हैजा रोग होता है। तो आपको ये याद रखने हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर आपने चुना है ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही है, डायनेमो। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। अगर हम यहाँ पर बात करें विद्युत मोटर की, तो ये क्या कार्य करती है? ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और यहाँ पर बात करें लाउड स्पीकर की, तो देखिए विद्युत ऊर्जा को ये ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, लाउड स्पीकर। और यहाँ पर बात करें माइक्रोफोन के बारे में, तो ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आपको ये चारों याद रखने हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ECG। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। हृदय में किसी प्रकार का विकार हो या कमी हो उसका पता लगाने के लिए ECG का प्रयोग किया जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें पेस मेकर की, पेस मेकर का उपयोग हृदय की गति कम हो जाने पर उसे सामान्य अवस्था में लाने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर बात करें CT स्कैन के बारे में, तो आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा। CT स्कैन का उपयोग संपूर्ण शरीर के किसी भी भाग की विकृति का पता लगाने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर बात करें EEG, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफ होता है। इसका प्रयोग मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो आपको चारों याद रखने हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग की होती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल रंग। अगर हम बात करें सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है, तो आपको याद रखना है बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? देखिए इससे पहले क्वेश्चन में हमने तरंग दैर्घ्य की बात की थी, अब इसमें बताना है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा रंग अधिक फैलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बैंगनी रंग। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है सूर्य के प्रकाश में और सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल रंग का। देखिए तरंग दैर्घ्य का उल्टा होता है, यानी कि देखिए तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक लाल रंग की होती है लेकिन प्रकीर्णन इसका सबसे कम होता है, और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है लेकिन इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यानी कि जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी उस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। तो आप इसे समझ लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगर आपने चुना है ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है, लैक्टिक अम्ल। ये दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, आपको याद रखना है। और यहाँ पर बात करें टैनिक अम्ल, ये चाय में पाया जाता है। और बात करें यूरिक अम्ल की तो ये मूत्र में पाया जाता है। और यहाँ पर बात करें अमीनो अम्ल की तो ये कहाँ में पाया जाता है, तो ये प्रोटीन में पाया जाता है। देखिए इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले से ही एक ट्रिक के माध्यम से वीडियो बना चुका हूँ। इस टॉपिक से भी अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप हमारे उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, अगर आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप हमें मोटिवेट करते हैं अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रोग के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? तो BCG का टीका टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टीबी। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लीहा। मलेरिया रोग में शरीर का प्लीहा अंग प्रभावित होता है। देखिए यहाँ से कई और अन्य क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है। तो आपको याद रखना है जो मलेरिया रोग यानी कि जो बुखार होता है, मलेरिया का बुखार होता है, ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। और इसका जो वाहक होता है प्लाज्मोडियम होता है, यानी कि इस मच्छर में प्लाज्मोडियम नामक परजीवी पाया जाता है, जिसके कारण से हमें मलेरिया रोग हो जाता है। तो आपको ये सभी बातें याद रखनी है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रेबीज का टीका लगाया जाता है। देखिए आप सभी को पता होगा हाइड्रोफोबिया बीमारी पागल कुत्ते काटने से होती है, तो इसमें रेबीज का टीका लगाया जाता है। अब बात करें रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को दूर नहीं किया जा सकता? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्णांधता। देखिए ये ऐसा आंखों का दोष है जिसे कभी भी दूर नहीं किया जा सकता। देखिए इस रोग में व्यक्ति को रंगों की सही से पहचान नहीं होती है। देखिए यहाँ पर बात करें मायोपिया, कई बार पूछा जाता है कि मायोपिया को क्या कहा जाता है। देखिए जो निकट दृष्टि दोष होता है उसे ही मायोपिया बोला जाता है। देखिए मायोपिया दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर बात करें हाइपरमेट्रोपिया, तो ये किसे कहा जाता है, तो दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। और इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये दोनों नाम याद जरूर रखने जो मैंने आपको बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक होता है? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल। देखिए मानव के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होने से कोलेस्ट्रॉल हृदय में जमा हो जाता है, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसी से मानव के शरीर में हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो देखिए जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग है, ये किसकी कमी से होता है, तो ये होता है इंसुलिन की कमी से। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से। देखिए इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय में पाए जाने वाले लैंगर-हैंस द्वीपिका से स्रावित होता है। और अगर हम बात करें कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो ये कई बार पूछा जाता है, तो इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेटिंग ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी स्रोत का पीएच वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा होती है तो वो क्षारीय होता है, अगर 7 से कम होती है तो वो अम्लीय होता है। तो इसी प्रकार से रक्त का जो पीएच मान है कितना होता है, 7.4 होता है। तो
तो इसीलिए रक्त क्षारीय होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षारीय होता है। तो मैंने आपको बताया कि अगर 7 से पीएच वैल्यू ज़्यादा हो तो क्षारीय होता है, 7 से कम हो तो अम्लीय होता है, लेकिन अगर 7 हो तो वो उदासीन होता है। और देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने एक काफ़ी दिनों पहले एक पीएच वैल्यू का एक वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा था आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पीएच मान से भी अधिकांश क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मेंडल ने कितने विपर्यासी लक्षणों के युग्म अपने प्रयोगों के लिए चुने हैं? ऑप्शन है 34, 2, 12 या 7। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 7 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ रक्ताणु कोरकता का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है शिशु में रक्ताधान, RH बेजोड़ता, ABO बेजोड़ता या A व C दोनों। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, RH बेजोड़ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पदार्थ दो छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो अभिक्रिया होगी अपघटनीय, विस्थापन, ऑक्सीकरण या संयुग्मन। तो दोस्तों वो अभिक्रिया होगी अपघटनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रियोन 11 का अणुसूत्र है। यहाँ पर जो भी फॉर्मूले दिए गए हैं इनमें से फ्रियोन 11 का अणुसूत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और बात रही फ्रियोन 12 का अणुसूत्र, तो वह है CF2Cl2 जो कि फ्रियोन 12 का अणुसूत्र है। यह भी पूछा जा सकता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साबुन कार्य करता है, ऑप्शन है आपके मृदु जल में, कठोर जल में, कठोर व मृदु दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों साबुन हमेशा मृदु जल में कार्य करता है और अपमार्जक होता है वह कठोर व मृदु दोनों जल में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब बनेगा। आपके ऑप्शन है वास्तविक व सीधा, वास्तविक व उल्टा, आभासी व उल्टा, आभासी व सीधा। तो दोस्तों उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है। और बात रही अवतल दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब बनता है वास्तविक व उल्टा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 1500 वॉट की निम्नजन छड़ प्रतिदिन 3 घंटे पानी गर्म करने के काम आती है। यदि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मूल्य 5 रुपए है तो 30 दिन में उपयोग हुई विद्युत ऊर्जा का मूल्य कितना होगा? ऐसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें से ज्यादा टाइम लेना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं ये कैसे करना है। सर्वप्रथम अपन को KWH फाइंड आउट करना है। इसकी सहायता से अपन यूनिट निकाल सकते हैं और फिर जो भी यूनिट का रेट है उससे गुणा करके अपन मूल्य फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे KW किलोवाट दिया गया है, 1500 वॉट है तो वॉट के स्थान पे लिखेंगे 1500। फिर दिया गया है हॉर, कितने 3 घंटे और है तो 3। फिर यहाँ पे कितने दिन तक ये चल रहा है तो ये चल रहा है 30 डेज। तो इसको सिंपली 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन को किलोवाट में कन्वर्ट करना है और 1000 वॉट में 1 किलोवाट होता है। तो 00 से 00 कैंसिल। फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 675 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे चट्टानों एवं पत्थर काटने की मशीन में किसका उपयोग किया जाता है? हीरे का, ग्रेफाइट का, फुलरिन का या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हीरे का। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सीधा बनता है। तो इसमें आपके ऑप्शन है क्योंकि सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं में ऊर्जा अधिक होती है, क्योंकि उत्पादकों से प्रत्येक स्तर पर कुछ मात्रा धीरे धीरे कम होती है,
या फिर क्योंकि उत्पादकों में ऊर्जा कम और प्राथमिक द्वितीयक उपभोक्ताओं में ऊर्जा अधिक होती है। ऊर्जा का पिरामिड सीधा क्यों बनता है, इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि उत्पादकों से प्रत्येक स्तर पर कुछ मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीथीन तथा पीवीसी यानी पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है के उदाहरण है। यहाँ पे ऑप्शन है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक या एक्रिलिक, उपरोक्त सभी। तो पॉलीथीन तथा पीवीसी किसके उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बाकी जो बेकेलाइट होता है या फिर आपके इस्त्री वगैरह का हैंडल होता है वो थर्मो जो भी बोर्ड का होता है, जैसे कि लाइटिंग बोर्ड है इत्यादि, सभी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि इनको एक बार उपयोग कर सकते हैं यानी पुनर्चक्रण इसका नहीं कर सकते हैं। बाकी थर्मोप्लास्टिक को एक बार अपन फिर इसको गर्म करने पर ये नरम हो जाता है और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है थर्मोप्लास्टिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु का एक कम प्रतिक्रियाशील धातु की जगह ले सकता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑप्शन है विस्थापन, निराकरण, पृथक्करण या रेडॉक्स। तो दोस्तों, जब एक अभिकर्मक होता है दूसरे अभिकर्मक की स्थान ले लेता है तो वह अभिक्रिया आपकी होगी विस्थापन अभिक्रिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे आपको सूची दे रखी है फर्स्ट और सेकेंड, इसको आपको सुमेलित करना है। कूट भी दे रखे हैं नीचे, और एक है पौधे और दूसरा यहाँ पे रोग है। तो इनमें से कौन सा कूट करेक्ट है? ओके, तो इसका दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी टैक्सस काटा कैंसर, और सर्पगंधा है उच्च रक्तचाप, गिलोय है चिकनगुनिया, और ब्राही है आपके एड्स का। यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मेंडल के किस नियम से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है? प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या उपरोक्त में से कोई नहीं। जीन संकल्पना की पुष्टि होती है ऑप्शन बी पृथक्करण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? यहाँ पे आपके ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, क्रोमोसोम संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पे लाइकोपिन वर्णक निम्नलिखित में से किस फल अथवा सब्जी में पाया जाता है? मक्का, ब्लैकबेरी, टमाटर या पालक। लाइकोपिन ऑप्शन सी टमाटर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? बेकेलाइट, रेशम, नॉयलॉन या टेफ्लॉन। प्राकृतिक बहुलक ऑप्शन बी रेशम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 1971 में स्थापित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कलपक्कम या केरल में। तो दोस्तों ऑप्शन सी कलपक्कम यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे नरम धातु है, यहाँ पे कौन सी धातु सबसे नरम है? ऑप्शन है प्लेटिनम, चांदी, लोहा या सोना। ऑप्शन डी सोना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है? तो ऑप्शन है आपके हीलियम, नियॉन, ऑर्गन या जिनॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी ऑर्गन करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ऑस्टिगमेटिज्म
ऑस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? अवतल, उत्तल, बाइफोकल या सिलेंड्रिकल लेंस। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सिलेंड्रिकल लेंस करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का फ्यूज बनाने के लिए इस्तेमाल तारों का गुण है? कम गलनांक, अधिक गलनांक, अधिक प्रतिरोध, कम चालकता। तो ये जो फ्यूज होते हैं बिजली के, इनका जो मुख्य गुण होता है कम गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जीवित जीवों में विरासत की इकाई है? कौन सी जीवित जीवों में विरासत की इकाई है? ऑप्शन है केंद्रिका, गुणसूत्र और वंशाणु या कोशिका। तो जीवित जीवों में विरासत की इकाई है वंशाणु या पितरैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ बिना खपत हुए रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा देता है? ऑप्शन है बम्फर, विलायक, विलेय या आपका उत्प्रेरक, जिसको कैटालाइसिस बोलते हैं। तो ऑप्शन डी उत्प्रेरक करेक्ट है यहाँ पे, जो कि पदार्थ की बिना खपत हुए रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है आरएनए एडिटिंग के लिए प्रोग्राम बनाने योग्य A2I प्रतिस्थापन डैश, यहाँ पे डैश में क्या आएगा, का मुकाबला करने के लिए एक जीन संपादन उपकरण है। तो ऑप्शन है आपके आनुवांशिक रोग है, डीएनए अधपतन, आकृति परिवर्तन या कोई विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन ए आनुवांशिक रोग है। निम्न में से कौन सा कथन ऑक्सीकरण अभिक्रिया से संबंधित नहीं है? यहाँ पे 4 है आपके कथन, इनमें से ऑक्सीकरण अभिक्रिया से संबंधित कथन कौन सा नहीं है? वीडियो को पॉज करके आप कथन देख सकते हो, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं सीधा। तो दोस्तों ऑक्सीकरण अभिक्रिया के संदर्भ में ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, जो कि ये नहीं होता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें तत्व, परमाणु या अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकरण कहलाती है। बिल्कुल अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है तो ही वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन है CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 H2O, CaSO4 2H2O या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O, यानी ऑप्शन सी होगा यदि यहाँ पे जिप्सम हो तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन है स्थायी, अस्थायी, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। भौतिक परिवर्तन ऑप्शन बी करेक्ट है और आपका रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, और आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य कोण 44 डिग्री का है, तब आपतित किरण व आपतित सतह के बीच कोण क्या होगा? यदि आप टाइम ज्यादा लेना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, बाकी मैं आंसर आपको बता देता हूं। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर होगा 68। ये कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा जूम इन करते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये तो है आपकी सतह, और यहाँ पे दे रखा है यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये आपतित कोई किरण है और ये आपतन होकर परावर्तित किरण हो गई, तो इनके मध्य कोण है 44 डिग्री का। सबसे पहले तो इसमें अभिलंब यानी नॉर्मल अपन खींचेंगे, ओके, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है सतह के साथ। और यहाँ पे दे रखा है आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य कोण, जो ये एंगल है ये है 44 डिग्री का। देखिए दोस्तों, स्नेल का नियम क्या कहता है, कोण आई बराबर कोण आर। आई का मतलब आपतन कोण, जो कि आपके अभिलंब के साथ आपतित किरण कोण बनाती है, ये होता है आई।
और अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण कोण बनाती है वो होता है आर। ओके, तो कोण आई बराबर कोण आर होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण आई और कोण आर का मान क्या होगा 22 डिग्री। और यहाँ पे अपन को पूछा है आपतित किरण जो कि ये और आपके समतल यानी आपतित सतह है ये कोण फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो नॉर्मल होता है अभिलंब वो समतल के साथ 90 का बनाता है कोण, और ये 22 हो गया, तो बाकी ये कोण जो शेष है ये होगा 68 डिग्री का। 90 में से 22 माइनस करेंगे तो 68 डिग्री यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अगला क्वेश्चन हाइपरमेट्रोपिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में दूरदृष्टि दोष दे हाइपरमेट्रोपिया दे सकते हैं, तो ये टर्म्स आपको याद रखना जरूरी है। हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष होता है और जो मायोपिया होता है वो निकट दृष्टि दोष होता है। अब क्वेश्चन क्या है कि हाइपरमेट्रोपिया आंख के लिए क्या सही नहीं है। यहाँ पे जो भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा गलत है हाइपरमेट्रोपिया के केस में। पहला ऑप्शन देखें अपन, ये पास की वस्तुओं को साफ देख सकती है। ओके, ये दूर की वस्तुओं को स्पष्टतया देख सकती है। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति का निकट बिंदु दूर होता है, या फिर आपका ऑप्शन 4 है इस प्रकार की आंख का दोष अवतल लेंस की सहायता से सही किया जाता है। इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन डी गलत है, मतलब यहाँ पे डी करेक्ट हो गया, क्योंकि जो अवतल लेंस होता है वो निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग होता है, और उत्तल लेंस होता है अवतल लेंस है, और उत्तल लेंस होता है वो दूर दृष्टि दोष का जो निवारण है उनके लिए प्रयुक्त होता है। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है इस हिसाब से, और ए बी सी तीनों करेक्ट है। तो यहाँ पे अपन को गलत पूछा है तो डी यहाँ सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करो यदि उसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ओम का नियम V बराबर IR। अपन को यहाँ पे पूछा है प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध हो गया R बराबर V अपॉन I। V का मान दे रखा है सिंपली 2 वोल्ट और I का 0.5, तो 2 को 0.5 से डिवाइड कीजिए, मतलब 2 को 1/2 से डिवाइड करना है, तो 2 ऊपर हो जाएगा, तो 2 × 2 इज इक्वल टू 4 ओम। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी 4 ओम। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक मूल तत्व के रूप में पाया जाता है। रेत, संगमरमर, हीरा या शक्कर। तो दोस्तों मूल तत्व जो कि हीरा है, हीरा का जो कार्बन होता है मूल तत्व उसका अपरूप यानी रूप हीरा होता है, तो मूल तत्व के रूप में हीरा पाया जाता है। बाकी यहाँ पे ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं के टुकड़े को टांका लगाने वाला मिश्रण जो सोल्डर धातु होता है वो किनका मिश्रण होता है। ऑप्शन है टिन प्लस जिंक, जस्ता प्लस सीसा, टिन प्लस सीसा या तांबा प्लस टिन। तो दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट है, टिन प्लस सीसा। टिन को SN से डिनोट करते हैं, हमेशा ध्यान रखने का है, और सीसा आपका PB हो गया लेड। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला अजार नामक रोग का रोग वाहक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट, खटमल, एडिस मच्छर, सीसी मक्खी, बालू मक्खी। काला अजार रोग, इसका रोग वाहक है बालू मक्खी। नेक्स्ट है, निम्न में मरकरी का अयस्क है गैलेना, कैलामिन, सिनेबार या नीलम। तो दोस्तों मरकरी का अयस्क है सिनेबार। यहाँ पे आप कंफ्यूज हुए होंगे गैलेना और सिनेबार में, तो मैं आपको बता देता हूँ गैलेना अयस्क होता है लेड का और सिनेबार अयस्क होता है मरकरी का। नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA में शर्करा होती है राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, A व B दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, डीऑक्सीराइबोज होती है DNA में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ग्राहक किसकी कमी
से होता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B3 या विटामिन डी है। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, विटामिन B3 या फिर नियोसिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण व अपचायक दोनों की तरह व्यवहार करने वाला यौगिक कौन सा है? ऑप्शन है आपके H2S, यहाँ पे ऑक्सीकारक है, सॉरी ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों की तरह व्यवहार करने वाला यौगिक H2S, H2O2, SO2 या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, सभी यौगिक है ये ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। अब क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, मांसाहारी, कीटाहारी, सर्वाहारी? तो प्राथमिक उपभोक्ता है शाकाहारी होते हैं, जो कि वनस्पतियों पर डिपेंड रहते हैं और उनका भोजन वनस्पति होते हैं। और जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें, खरगोश हो गया, हिरण हो गया, गाय हो गई, बकरी हो गई, ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता है। और उनके ऊपर जो भी डिपेंड रहता है वो द्वितीयक उपभोक्ता है। और द्वितीयक उपभोक्ता के ऊपर जो भी डिपेंड रहता है भोजन के लिए वो हो गया आपके तृतीयक उपभोक्ता, जैसे कि शेर वगैरह है, ये तृतीयक उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में स्थानांतरित करने का साधन मोस्ट इंपोर्टेंट, और इससे पहले भी मैं ये क्वेश्चन आपको बता चुका हूं। ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र और विद्युत धारा ट्रांसफॉर्मर। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर कन्वर्ट करती है, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपका जो जनरेटर या जनित्र होता है वो कन्वर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है DDT, गम्बूसिया, तेल या कोई नहीं। जैविक नियंत्रण की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन बी करेक्ट है, गम्बूसिया। गम्बूसिया एक प्रकार की मछली होती है जो कि जो भी मच्छर वगैरह होते हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहण करके नष्ट करती हैं, इसलिए ये एक जैविक नियंत्रण हो गया। डीडीटी आपका रसायन होता है जो कि जैविक नियंत्रण में नहीं आता है। नेक्स्ट है, हिमालयी सोना किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सीबकथॉर्न, आंवला, सेब या खजूर? हिमालयी सोना। ऑप्शन ए करेक्ट है, सीबकथॉर्न। ओके, हीटर या विद्युत प्रेस में ऊर्जा बदलती है। विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में, उष्मा ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। तो दोस्तों हीटर में विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, दूध का फटना, मोमबत्ती का जलना, भोजन का पाचन, मोमबत्ती का पिघलना। ऑप्शन डी मोमबत्ती का पिघलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं, ये एक भौतिक परिवर्तन है। भारत द्वारा निर्मित प्रथम मिसाइल कौन सी है? अर्जुन, नाग, ब्रह्मोस या पृथ्वी? ऑप्शन डी पृथ्वी है, सबसे पहले भारत द्वारा निर्मित टेक्निकल मिसाइल है जो कि सतह से सतह पर मार करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कौन सी टेक्निक उपयुक्त है? भूमि भराव, भस्मीकरण, पुनर्चक्रण या जल में निस्तारण? तो भस्मीकरण है जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु टेक्निक है। भस्मीकरण को इंग्लिश में बोले तो इंसिनरेशन। ओके, जो ज्वाला द्वारा भस्म किया जाता है आग से, वो टेक्निक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समतल दर्पण परस्पर मुख, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इनसे एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा मेरे हिसाब से। दो समतल दर्पण परस्पर लंबवत रखे हुए हैं तो उनके द्वारा इनके मध्य रखी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या है? दो। हर्ट्ज के बीच में।
इस फ्रिक्वेंसी वाली ध्वनि को ही मनुष्य सुन सकता है। ओके, तो आंसर डी सही होगा। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, मतलब सफेद कपड़े ठंडे क्यों होते हैं? क्यों होते हैं कि सफेद कपड़ों पे जो प्रकाश पहुंचता है रिफ्लेक्ट कर देता है उसको, तो उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो बी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? देखिए, सर्वोत्तम विद्युत चालक गुड कंडक्टर है। कौन है सबसे अच्छा विद्युत का? चांदी होती है सबसे अच्छी विद्युत की चालक। परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसकी बाहरी कक्षा में क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो ध्यान रखिएगा, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही उसकी परमाणु संख्या होती है। तो ये ध्यान रखना, बेसिक है, पता होना चाहिए हमको। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, एसएससी में भी पूछा गया है 2 से 3 बार। तो ये यूज किया जाता है उच्च ताप के लिए। तो सी आंसर सही होगा। प्रकाश वर्ष का मात्रक है। देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। दो तारों के बीच की दूरी कितनी है? तो वो प्रकाश वर्ष में बताई जाती है, तो दूरी का मात्रक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर उठाई देता है। ऐसा किसके कारण होता है? तो देखिए, प्रकाश वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ये उसका अभिलंब है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। ऐसा क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो उसकी वास्तविक पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर उठाई देता है, इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन आता है, तो फ्रेंड उसका आप आंसर लगाएंगे प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन उसका सही आंसर होगा, रिफ्रैक्शन। तो डी आंसर सही होगा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? एसी करंट को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर के द्वारा। बहुत से लोग गलत करके आते हैं, ट्रांसफार्मर क्लिक कर देते हैं। ट्रांसफार्मर का काम ये नहीं होता है। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? ये क्या करता है? एसी वोल्टेज को बढ़ाने घटाने का काम करता है, स्टेप अप स्टेप डाउन करने का काम करता है ट्रांसफार्मर। जबकि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? रेक्टिफायर करता है। तो आंसर क्या होगा? बी आंसर बिल्कुल सही होगा। एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। देखिए, ध्वनि की जो चाल होती है वो दाब पे डिपेंड नहीं करती है। तो दाब चाहे बढ़ा लो, दुगना कर लो, तिगुना कर लो, ध्वनि की चाल वही की वही रहेगी। तो आंसर क्या होगा? 332 मीटर पर सेकंड। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो किस डिग्री पे मारना चाहिए? 45 डिग्री के एंगल पे मारना चाहिए, जिससे कि वो अधिकतम दूरी तक जा सकेगी। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो हाइग्रोमीटर यूज किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। हाइड्रोजन बम आधारित होता है, तो हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पे आधारित होता है। देखिए, दो क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको, हाइड्रोजन बम और परमाणु बम। हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित होता है, और परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। तो इन दोनों पे कंफ्यूज मत होइएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, तो डेसिबल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। ये हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है आइजैक न्यूटन ने। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, क्या यूज किया जाता है? अवतल लेंस यूज किया जाता है। आप मेरा प्रकाश वाला लेक्चर देख सकते हो, उसमें मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बता रखा है, आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? देखिए, एसी वोल्टेज को बढ़ाने घटाने का काम करते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। तो एसी वोल्टेज का उच्चाई और अपचाई करने के लिए सी आंसर सही होगा। वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण है, क्या है? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। दूरबीन का आविष्कार किया था, किसने करा था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार करा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है? तो देखिए, मैं आपको बता चुका हूं, ध्वनि की जो चाल होती है वो ठोस में सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद द्रव में, और सबसे कम होती है गैस में। देखिए, वायु, जल, लकड़ी और निर्वात। निर्वात में तो ध्वनि ट्रेवल करती ही नहीं है। लकड़ी जो है वो ठोस है, सबसे तेज जो चाल होगी ध्वनि की वो होगी लकड़ी में। तो सी आंसर सही होगा। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। तो सूर्य देखिए अपनी वास्तविक पोजीशन से थोड़ा सा हट के दिखाई देता है, और ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बता चुका हूं आपको मैं, रिफ्रैक्शन के कारण। ओके, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है?
जूल कार्य का मात्रक है, ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका मात्रक क्या है? न्यूटन। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है? तो वो बना होता है टंगस्टन का। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, देखिए प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है तो उससे जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। इस वजह से प्रेशर कुकर में खाना जो है वो जल्दी पकता है। तो अधिक दाब होने की वजह से क्वथनांक बढ़ जाता है पानी का। देखिए आंसर सी बिल्कुल सही होगा। ध्वनि नहीं गुजर सकती है, तो ध्वनि देखिए कहाँ से, ध्वनि जो होती है उसको माध्यम की जरूरत होती है, तो जल एक माध्यम है, स्टील एक माध्यम है, मतलब निर्वात कोई माध्यम नहीं है, तो यहाँ से ध्वनि नहीं गुजर सकती है, तो आंसर क्या होगा? डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने पढ़ा था प्रकाश वाले लेक्चर में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में कोई किरण आती है तो उसका अगर आपतन कोण का मान, इंसिडेंट एंगल का मान क्रिटिकल एंगल के मान के बराबर या उससे ज्यादा हो जाता है तो वो किरण क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये क्या कहलाता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो अब देखिए हीरे में क्या होता है, हीरे का जो क्रिटिकल एंगल का मान जो होता है ना वो बहुत कम होता है, लगभग 24 डिग्री होता है समथिंग। ओके, तो जब प्रकाश की किरण हीरे में प्रवेश करती है तो चूंकि इसे क्रिटिकल एंगल का मान बहुत कम है तो बार बार अंदर क्या होती हैं, वो रिफ्लेक्ट होती रहती हैं, परावर्तित होती रहती हैं। जब तक इंसिडेंट एंगल का मान क्रिटिकल एंगल के मान के बराबर या उससे ज़्यादा नहीं हो जाता है तब तक वो किरण बाहर नहीं निकल पाती है। जैसे ही वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है इंसिडेंट एंगल का मान, किरण बाहर आ जाती है और हमारे आंखों तक पहुंचती है तो हमें हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये इसका कारण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आंसर क्या होगा? सी सही आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, डायनामो एक मशीन है जिसका काम है, तो ये मैं आपको ट्रिक से बता चुका हूँ पहले भी। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि डायनामो में पीछे का हमको लेना है दो वर्ड, एम और ओ। तो ओ को हमने बनाया था ई, तो एम से ई मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है डायनामो। तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम करता है डायनामो। डी आंसर सही होगा। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? उसके नाभिक में रहते हैं, तो नाभिक के भीतर रहते हैं। ए आंसर सही होगा। ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति करती हैं, काय में करती हैं? ठोसों में करती है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा लगता है क्योंकि जो लोहे का गुटका होता है वो क्या होता है, ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, और जो ऊष्मा का उतना अच्छा अवशोषक होता है उतना उत्सर्जक भी होता है। तो लोहे का गुटका जो होता है वो क्या होता है, अच्छा चालक होता है। तो लकड़ी की तुलना में लोहा जो होता है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। बी आंसर सही होगा। फेदोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई नापने में। आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? तो ट्रांसफार्मर जो करता है काम सिर्फ और सिर्फ एसी पर, केवल प्रत्यावर्ती धारा से। न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। सी आंसर सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना बताया है? लगभग 40 डेसिबल बताया है। ठीक है, अगर 75 डेसिबल की ध्वनि अगर मनुष्य कान तक पड़ती है तो वो हानिकारक होती है। 90 डेसिबल में तो मनुष्य जो है वो बहरा हो जाता है, और अगर इससे ऊपर जाती है तो इंसान पागल भी हो जाता है। तो कंडीशन के हिसाब से देखिए 40 के आसपास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 60, मतलब डी आंसर सही होगा। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है? तो एम्पियर है। देखिए अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम में काफी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, तो छोटा पत्थर पहले पहुंचेगा कि बड़ा पत्थर पहले पहुंचेगा कि दोनों पत्थर एक साथ जमीन पहुंचेंगे? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है। देखिए देखिए गति के समीकरण हमको पता ही होता है, जब गुरुत्व के अधीन गति करता है तो देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस 2gh। आप सभी को पता ही होगा वी जो है ये क्या अंतिम वेग है, यू जो है वो प्रारंभिक वेग है। तो चूंकि दोनों को हमने एक साथ छोड़ा तो प्रारंभिक वेग तो क्या है उसका 0 है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 2gh हो गया, यू स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई। अब देखिए अंतिम वेग जो है वी और हाइट दोनों की सेम ही है, तो जो वी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? जी पे डिपेंड कर रहा है, ना कि द्रव्यमान पे डिपेंड कर रहा है। अब वो चाहे भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर फेंको चाहे एक समान द्रव्यमान के फेंको, द्रव्यमान पे वो डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। तो आंसर क्या होगा? सी आंसर सही होगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पानी में डुबोई गई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो देखिए पानी में डूबी हुई छड़ जो है वो हल्की सी मुड़ी हुई प्रतीत होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण।
तो आंसर क्या होगा? सी आंसर। निम्न में अस्थायी कण है, तो न्यूट्रॉन जो है वो एक अस्थायी कण है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे? ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। एक दांत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण है, कौन सा है? अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी, किलो जूल, ये सब जो है ये ऊष्मा की इकाई है। वॉट ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो डी आंसर सही होगा। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, कौन सा लेंस लेते हैं? उत्तल लेंस लेते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेते हैं? अवतल लेंस लेते हैं, और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस लेते हैं। ये दोस्तों मैं आपको प्रकाश वाले लेक्चर में बता चुका हूं। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में ये अंतर है कि देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है। तो मैंने आपको बताया था, देखिए मॉडर्न फिजिक्स वाले लेक्चर में, कि नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है? श्रृंखला अभिक्रिया होती है, और वो भी नियंत्रित होती हैं। ठीक है, तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती हैं। तो बी आंसर बिल्कुल सही होगा। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, रिक्टर पैमाने पर किया जाता है भूकंप की तीव्रता का मापन। और जो यंत्र यूज किया जाता है वो कौन सा है? सिस्मोग्राफ। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? इसलिए छोड़ा जाता है, जो काली सतह होती है वो कैसी होती हैं? ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती हैं। इसीलिए खाना पकाने के बर्तनों के नीचे बाहरी हिस्सा जो होते हैं वो काला छोड़ते हैं। तो आंसर क्या होगा? डी आंसर सही होगा। देखिए अगला, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, विक्षेपण। तो स्कैटरिंग, प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है उसमें जो बैंगनी रंग है उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। तो ऊर्जा ज्यादा होगी तो जैसे वातावरण में पहुंचेगा वो, तो वातावरण में उपस्थित धूल मिट्टी कणों से टकराएगा और बार बार परावर्तित होगा। इस वजह से क्या होता है? आकाश नीला दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। वायु शक्ति, विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो देखिए, विंड पावर में बहती हवा का यूज करते हैं, तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ए आंसर सही होगा। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती हैं जिसका प्रतिरोध ज्यादा हो और गलनांक कम हो। ठीक है, गलनांक कम होगा तो क्या होगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लें सर्किट है, यहाँ पर फ्यूज तार यूज कर रखा है, तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या होगा? करंट तेजी से फ्लो होगा। तो करंट तेजी से फ्लो होगा तो यहाँ पे जैसे करंट पहुंचेगा, तो ये चूंकि इसका गलनांक कम है तो क्या होगा? ये तार जो होगा ये गल जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर। जिससे क्या होगा? जो अप्लायंसेज हैं घर में उनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो जो फ्यूज तार होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रतिरोध जो होता है वो ज्यादा होता है, गलनांक कम होता है। तो आंसर क्या होता है? बी आंसर सही होगा। और अच्छा फ्यूज तार जो होता है वो काय का बना होता है? टीन का बना होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। तो आंसर क्या होगा? बी आंसर सही होगा। पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इन पराश्रव्य तरंगे को मनुष्य नहीं सुन सकता है, क्योंकि मनुष्य सुन सकता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे। तो पराश्रव्य तरंगे ध्वनि तरंगे हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है, वो कौन सा है? बैरोमीटर। एसएससी का क्वेश्चन है अभी हाल ही का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो देखिए, ये तालाब है, ठीक है, यहाँ पर मछली है। तो जब वो तालाब में देखता है तो मछली की जो पोजीशन है वो उसे हल्की सी ऊपर यहाँ पर दिखाई देती है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो उसको जहां मछली दिखाई दे रही है उससे नीचे उसको निशाना लगाना होगा। तो सी आंसर सही होगा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पे? नाभिकीय विखंडन पर। निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो देखिए, जल भी ऊष्मा का चालक है, पर वो पूछ रहा है सर्वोत्तम चालक कौन सा है, तो पारा सबसे ज्यादा ऊष्मा का चालक होता है। तो बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती हैं? तो जो श्वेत सतह होती हैं, सफेद सरफेस, वो कैसी होती हैं? ताप की खराब अवशोषक होती हैं और अच्छी परावर्तक होती हैं। तो सी आंसर सही है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, ऐसा कारण है? इसका कारण है क्या है? स्थिरता का जड़त्व। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने करी है? मैक्सवेल ने। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो वाटरमैन फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो सदिश राशि क्या होती है? कि वह भौतिक राशि जिनमें परिणाम और दिशा दोनों ही हो, उसे ही हम बोलते हैं सदिश राशि। ओके।
और विस्थापन जो होता है वो क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी विस्थापन कहलाती है। तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन है, तो ये क्या है, सदिश राशि हुई। सी आंसर सही होगा। और कौन कौन सी सदिश राशि होती है, देखिए संवेग होता है, बल होता है, त्वरण, ये सब सदिश राशि होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है, वो होता है स्कैटरिंग, प्रकीर्णन के कारण होता है। देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो डिस्टेंस होती है वो ज्यादा होती है, और उस समय जो प्रकाश आता है उसमें लाल रंग का जो प्रकाश है उसकी तरंग दैर्घ्य चूंकि ज्यादा होती है तो वो ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। कम तरंग दैर्घ्य वाला जो प्रकाश है, बैंगनी रंग हुआ, ये कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश हैं, तो ये क्या होते हैं, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो लाल रंग का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक पहुंच पाता है, जो कि वातावरण में उपस्थित धूल मिट्टी कणों से टकराता है और परावर्तित हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, हमें आसमान लाल रंग का दिखाई देता है। तो प्रकीर्णन के कारण होता है वो, स्कैटरिंग के कारण। समझ में आया आपको? अगला क्वेश्चन लेते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, इसका कारण है, इसका कारण एक ही है कि पानी जो होता है वो जमने पे क्या होता है, फैलता है। इस वजह से शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप जो होते हैं वो फट जाते हैं। सी आंसर सही होगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है, उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही क्या होती है, उसकी परमाणु संख्या होती है। निम्नलिखित में से किसने लेसर का आविष्कार किया था? तो थियोडोर मेमन ने लेसर का आविष्कार किया था, यह आंसर सही होगा। ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति, तीव्रता, वेग और आयाम। तो पिच जो होता है वो निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति ज्यादा होगी, पिच ज्यादा होगा, आवाज उतनी ही तीक्ष्ण होगी। अगला देखिए, वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो परवलयी दर्पण का प्रयोग किया जाता है वाहनों के अग्रदीपों में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आप सभी को पता ही है। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्न प्रक्रिया के कारण। किस कारण से होता है? वाष्पीकरण के कारण होता है। कैसे? देखिए मिट्टी का बर्तन होता है, ठीक है, जब इसमें पानी भरा जाता है तो यहाँ पर देखिए इसकी सरफेस पे छोटे छोटे असंख्य क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। इसमें से पानी जो रिस करके आता है इसकी बाहरी सरफेस पे आ जाता है। ये जो रिसा हुआ पानी जो होता है यहाँ से वेपराइज हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। तो जैसे वाष्पीकृत होता है तो जो बाहर की सरफेस है उसको क्या करता है, ठंडा कर देता है। तो वाष्पीकरण के कारण ऐसा होता है, ठीक है, कि मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलने की युक्ति है। तो देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलने की युक्ति है विद्युत मोटर। सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध, तो प्रतिरोध जो होता है रेजिस्टेंस समानुपाती होता है तार की लंबाई के। तो तार की लंबाई अगर बढ़ाई जाएगी तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तो आंसर क्या होगा, ए सही होगा। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो पवन वेग का मापन किया जाता है एनीमोमीटर से। काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, तो देखिए सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होती है लाल रंग की, सबसे कम किसकी होती है, बैंगनी रंग की। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? तो प्रकाश की यूनिट है। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो देखिए जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो दाब से स्वतंत्र होता है। तापमान, अनुप्रस्थ, परिच्छेद क्षेत्र, लंबाई, इन सब पे डिपेंड करता है। दाब से क्या होता है, वो स्वतंत्र होता है, प्रेशर से। तो आंसर क्या होगा, बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था? तो किसने करा था, रॉन्टजन ने। अब देखिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? किसमें होगी? जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। तो देखिए बेजानी हपीनाला हमारा ट्रिक था, तो बे से बैंगनी, बैंगनी की सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी। तो ऑप्शन में है नहीं बैंगनी। उसके बाद जामुनिया, जामुनिया भी नहीं है, तो बेजानी, उसका आता है नीला। तो नीला ऑप्शन में है, तो आंसर क्या लगेगा, नीला लगेगा। सिटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती हैं, क्या लाई जाती है, एक्स किरण का यूज किया जाता है सिटी स्कैन करने में। दूरबीन का आविष्कार किया था, किसने किया था? गैलीलियो ने करा था दूरबीन का आविष्कार। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से तात्पर्य है निकट दृष्टि दोष, मतलब बी आंसर। ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है, तो ऑप्टिकल फाइबर काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रॉन्टजेन ने आविष्कार किया था, किसका किया था? एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था रॉन्टजेन ने। तरनताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है, इसका कारण है अपवर्तन। 1 नैनोमीटर होता है, देखिए 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁹ मीटर होता है। पर ये क्या पूछ रहा है, ऑप्शन में सेंटीमीटर पूछ रहा है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, 10⁻⁷ सेंटीमीटर।
तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी आंसर सही होगा। मरीचिका का बनना उदाहरण है, तो ये प्रकाश वाले लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा था इसको। किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होते हैं? सौर सेल होते हैं जो कि प्रकाश ऊर्जा को